नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज बात करेंगे चीन की। वो चीन जो बार बार भारत को उकसाने में लगा है, वो चीन जिसकी नजर भारत की जमीन पर लगी रहती है, वो चीन जो दुनिया के सामने कुछ कहता है और करता कुछ है। एलएसी पर तनाव अभी कम नहीं हुआ कि चीन ने धोखे की एक और चाल चल दी है। हमेशा पीठ पीछे वार करने वाला चीन अब अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा में गांव बसाने में लगा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा के अंदर एक आधुनिक गांव बसा लिया है। माना जा रहा है कि ये गांव चीनी राष्ट्रपति के आदेश पर बनाए जा रहे हैं। चालबाज चीन 600 गांव बसाकर भारतीय जमीन को हड़पने की साजिश रच रहा है। चीन की इस चाल को जवाब देने की बजाय बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार करने में लगे हुए हैं। बीजेपी कह रही है कि चीन इस जमीन को 1959 में कब्जा उसने किया था, जबकि कांग्रेस इसे चीन की घुसपैठ बता रही है। अगर चीन भारतीय सीमा में 600 गांव का निर्माण करा रहा है तो इस पर सियासत नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल है, जिस जमीन को चीन ने सालों पहले कब्जा कर लिया था, उस पर अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ? कैसे चीन गांव बनाता रहा और पता तक नहीं चला? क्या भारत चीन के इस कुटिल चाल का जवाब देगा? क्या भारत चीन द्वारा निर्माण कार्यों को रोकेगा? सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखते हैं। डोकलाम में मुंह की खाने के बाद ड्रैगन ने नई चाल चली है। जमीन का भूखा ड्रैगन अब अरुणाचल प्रदेश की जमीन को निगलना चाहता है। चालबाज चीन अवैध रूप से कब्जा करने के लिए भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश में लगा है। चीन ने भूटान के बाद अब भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के अंदर गांव बसा लिया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर गांव बसा लिया है। ये इलाका अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्थित है। गांव की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आने के बाद अब अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि चीनी गांव में चौड़ी सड़कें और बहुमंजिला इमारतें बनाई गई है। बताया जा रहा है कि चीनी गांव में करीब 101 घर बनाए गए हैं और इन घरों में चीनी लोगों को बसाया गया है। घरों के ऊपर चीनी झंडा भी लगाया गया है। कि माओ से तुंग के जमाने से चीन की रणनीति रही है, एक पाम, एक मुट्ठी और 5 उंगली। मुट्ठी क्या है? तिब्बत। और उंगलियां क्या है? नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ये उसकी पुरानी स्ट्रैटेजी है और इसको ये सबको अपने गिरफ्त में लेना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत बोलता है। अरुणाचल प्रदेश के इर्द गिर्द तो अपने साइड में स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत तेजी से बना रहा है। हमको भी चीन के तुलना में मैचिंग स्ट्रेटेजिक रूट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने अपना ये गांव भारत के तसारी चो नदी के किनारे पर बसाया है। भारत के रक्षा सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के इस इलाके पर चीन का साल 1959 से कब्जा है। चीनी सेना ने कुछ साल पहले ही यहाँ पर अपनी एक सैन्य चौकी भी स्थापित की थी। चीन की इस साजिश के बाद देश में सियासत तेज हो गई है। चीन की नापाक हरकत के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। We are constructing 2-lane road to the border, and almost 2-3 places we have constructed the roads, and they have left 3-4 kilometer buffer lane, whom the China has occupied. All other administrative constructions is taking place. So construction of new villages or village is not a new thing, and it's an all inherit from the Congress that the country is facing today. दरअसल 2017 में डोकलाम में भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साजिश रचकर बॉर्डर डिफेंस विलेज बनाने की शुरुआत की थी, जिसके तहत 600 गांव बसाए जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति का गांव बसाने का मकसद तिब्बत और बाकी दुनिया के बीच एक ऐसा सुरक्षा बैरियर बनाना है जो अभेद्य हो। इन गाँव में चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को बसाया जा रहा है। इसके जरिए चीन की कोशिश दलाई लामा के समर्थकों के तिब्बत में घुसपैठ को रोकना और कम्युनिस्ट पार्टी के हितों को साधना है। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो इस खबर के बाद किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, किस तरह की स्थिति है और क्या कुछ कहती है विदेश नीति, तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। तारुफ मैं आपका करा दूं, मेरे साथ अशोक सज्जनहार साहब जुड़ रहे हैं जो पूर्व राजनयिक हैं, जितेंद्र कुमार ओझा हमारे साथ हैं, नेशनल स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल, एसबी अस्थाना चर्चा का हिस्सा है, तापिर गांव साहब अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी के सांसद हैं, ये भी चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अशोक सज्जनहार साहब आप ही के पास आना चाहता हूं। अशोक जी, असल में तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम चेतावनियों के बावजूद, हर तरह की कोशिश के बावजूद भी लगातार चीन भारत में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। सर, चीन के इस कैरेक्टर को जरा समझाइए, चीन चाहता क्या है? देखिए, चीन चाहता है, चीन ये समझता है जो अब उसका समय आ गया है, जो वो सबसे ही शक्तिशाली, सबसे ही प्रभावशाली, सबसे ही महत्वपूर्ण देश बन गया है पूरी दुनिया में। अब वो अमेरिका को भी है, अमेरिका को उसने देखा है जो वहां पर कितनी खलबली मची हुई है। एक वहां पर जो कोरोना वायरस हुआ उसकी वजह से कितने वहां पर लोग मर गए हैं, वहां की उसकी आर्थिक स्थिति एकदम बहुत खराब हो रखी है, वहां उसके जो रेस रिलेशंस है, सोशल समीकरण है, वो बहुत एकदम खत्म हो रहा है, बहुत ही मुश्किल आ रही है। और अभी हमने 6 जनवरी को देखा है जो वहां पर जब सर्टिफिकेशन होना था नए प्रेसिडेंट का, तो वहां पर क्या हालात, तो वो केवल अपने विरुद्ध समझता था। अगर अपने बराबर की ताकत का किसी को समझता था तो वो अमेरिका को समझता था, और वो समझता है जो अमेरिका उसके विरुद्ध कुछ काम करने के लिए कोई उसमें अभी इतनी शक्ति नहीं रही है। भारत के विरुद्ध वो करना चाहता है क्योंकि भारत को समझता है जो उसे अगर पहले यूनिपोलर एशिया चाहिए, जो एशिया में कोई उसके विरुद्ध, कोई शक्ति उसके विरुद्ध कोई खड़ी ना हो सके जी। और वो ये समझता है जो केवल भारत ही एक शक्ति है जो उसके विरुद्ध ऐसे खड़ी हो सकती है। तो एक तो वो भारत को संदेश देना चाहता है जो आप हमारे मुकाबले के बिल्कुल नहीं हो, आपका दर्जा हमसे नीचे है, तो आप ये समझ जाइए। इसीलिए उसने पहले डोकलाम में जो किया, उसने गलवान में जो किया, लद्दाख में जो किया, और हम यही कह रहे हैं बहुत समय से, जो ये पूरा है 3080 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर, तो उसमें वो हमको कुछ ना कुछ ऐसी पिनप्रिक देता रहेगा। दूसरा, भारत को नीचा दिखाने का उसका मंशा ये है जो ये संदेश सभी हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर भी चला, उनके पास भी चला जाए, जो भारत आपकी किसी प्रकार से सहायता नहीं कर सकता है। जब चीन अगर चाहेगा, तो अगर आपको कुछ करना है, चीन के साथ अच्छे रिश्ते करने हैं, तभी आपकी खैर है, नहीं तो चीन जो भी चाहेगा मनमानी आपके साथ कर लेगा। और यही संदेश वो देना चाहते हैं साउथ ईस्ट एशिया के देशों में, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया वगैरह को, जो भारत के ऊपर, अगर आप भारत को समझते हैं जो एक बैलेंसिंग पावर है या एक लीडिंग पावर बन के उभर रहा है, जी। तो ये आप भूल जाइए, भारत आपकी कोई सहायता करने वाला नहीं। और ठीक है। आखिर में ये कहूंगा जो ये संदेश अमेरिका को भी है, जो अमेरिका, ठीक है सर, अमेरिका वाले पॉइंट पे मैं आऊंगा। सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। इस बीच हमारे साथ तापिर गांव साहब भी जुड़े हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद हैं। तापिर साहब, असल में इस पूरी खबर को आपकी निगाह से समझना चाहते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, वहां से आपका सांसद होना और इस खबर को बेहद नजदीक से जानना। सर, लगभग कितना किलोमीटर एरिया है जहां पे असल में चीन ने अंदर पैठ बना ली है? किस तरह के गांव हैं, किस तरह की सड़कें हैं? सर, क्या कुछ वहां पे चल रहा है, जरा बताइए हमारे व्यूवर्स को। आप देखिए, हम आपके चैनल में रेस्पेक्टेड रिटायर मेजर जनरल एंड शायद बाकी आर्मी ऑफिसर भी होंगे जी। इन लोग सब को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में अपार सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ये जो इलाका है मैकमोहन लाइन के नीचे में जो गौर नया एस्टेब्लिश हो रहा है, गांव एस्टेब्लिश हो रहा है, ये मैकमोहन लाइन के नीचे में। और मैकमोहन लाइन में लोंगजू था, लोंगजू का नीचे में बिसा, बिसा का नीचे में माजा, एलोंग द लेंसी रिवर जो सुबनसिरी नदी का एक ट्रिब्यूटरीज है। और मैं बहुत चैनलों में भी सुन रहा हूं, ये 1962 से पहले 1959 में लोंगजू में इंडिया और चाइना का पार्स लड़ाई 1959 में हुआ। उसके बाद नेहरू जी ने चाइना गए और वहां हिंदी सीनी बाय बाय डायलॉग और ये स्लोगन लेके आए जी।
लेकिन 1962 में लोंगजू में जो असम राइफल हमारा आउटपोस्ट तैनात था, उसको साइना पीएलए ने शहीद सारा सबको शहीद मर्टी आउट कर दिया। उसके बाद बिसा, माजा और बहुत काफी आगे तक साइना ने 62 वार में आए। और ये जो जगह न्यू बस्ती बसा रहा है वो इशू सही है, नया बस्ती बसा रहा है, लेकिन ये इलाका जो है 1962 के बाद साइना का कब्जा में है। लेकिन इतना ही है कि ये मैकबोन लाइन के नीचे में है। वहां साइना ने 2 लेन रोड अप टू माजा तक बना के रखा है और वहां मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बना के रखा है। वहां मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स बना के रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बना के रखा है। तो आज मैं आपका माध्यम से ये अपना देशवासियों को बताना चाहूंगा, ये मोदी जी आने का बाद साइना ने कब्जा किया ये नहीं है। 1962 से लेके आज तक ये इलाका जो है साइना का कब्जा में है और इसको आज हमारा कांग्रेस नेता मोदी जी को और बीजेपी सरकार को उंगली उठाता है तो ये कांग्रेस को बुमरेस होगा, क्योंकि 1962 वार के बाद जितना साइना ने कब्जा किया अरुणाचल टेरिटरी को, ये 1980 से लेके आज तक एक्टिविटी ज्यादा हुआ, ये कांग्रेस रूल में हुआ। आज आप देखिए तवांग जिला में सुमद्रोंगसू वैली को राजीव गांधी के समय में सुमद्रोंगसू वैली को 1984-85 में कब्जा हुआ। उसको उस समय का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और स्वामी सुंदर जी ने, रामाकृष्ण स्वामी सुंदर जी आर्मी चीफ ने ऑपरेशन पेलकन चाइनीज पीएलए को ठीक है, लेकिन तापिर साहब पूर्ववर्ती सरकारों को लेकिन बनाकर क्या ये चीन को क्लीन चिट देना जैसा नहीं है? क्या ये मौका है सर सियासत का? संक्षेप में बताइए सर, और गेस्ट के पास भी जा रहा हूं। मैं उस बिंदु में आता हूं जहां जिसको आपको उसका उत्तर चाहिए उसको मैं आता हूं। आप देखिए कांग्रेस आज मोदी जी को जो पर्सनल सीन कर रहा है, इसके लिए मैं ये बिंदु कहाँ है, मेरा ये कहना है चाइना इंटरनेशनल के सामने में पार्स ऑक्यूपेशन का पहचान बनाने के लिए ठीक है हर जगह एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। तो हमको बायलिटरल टॉक में भी हम भारत सरकार ठीक है तापिर साहब, तो आप कह रहे हैं कि हर तरीके से कोशिश की जा रही है चीन को काबू में करने की। सर और मेहमान भी आऊंगा मैं आपके पास, सर रहिएगा मेरे साथ। जितेंद्र कुमार ओझा साहब भी हैं। ओझा साहब, असल में चीन की ये जो दहशत है, चीन का जो आगे बढ़ना है, चीन का जो हड़पना है, जिस तरह की वो स्ट्रेटेजी अपनाता है सर, और जो खबर अब सामने आ रही है सर, भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है ये? देखिए, ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है और मैं समझता हूं कि हमारी पूरी सोच बदलने की जरूरत है। अगर हम ये समझते हैं कि हम अपने घर में शांति से चुपचाप बैठे रहेंगे तो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं होगा, लोग हमारा फायदा नहीं उठाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर चीन के इतिहास में जाएं, ये सरकार तो अपने आप को कम्युनिस्ट कहती है, लेकिन इसमें कोई कम्युनिज्म जैसी बात नहीं है। जो चीन की ट्रेडिशनल जो परंपराएं हैं, चीन के सम्राटों, वही परंपराओं का वो अनुसरण कर रही है। चीन एक बहुत छोटी सी सभ्यता हुआ करती थी, एक रस्टिक सिविलाइजेशन से कह सकते हैं, सीजन बेस्ड सिविलाइजेशन हुआ करती थी, और उसमें दीवार बनाने का बड़ा कल्चर हुआ करता था। वो सारे लोगों को नोमाड कहते थे। तिब्बत उनका कभी हिस्सा था ही नहीं, वो तो 300 साल तक कुछ नॉमिनल एसोसिएशन रही। हिंदुस्तान चूंकि एक सभ्यता के रूप में हम सिकुड़ते जा रहे हैं, अपने घर के अंदर देखते जा रहे हैं, और बहुत अफसोस और तकलीफ हुई जो पिछले सांसद महोदय जो बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ये जो झगड़ा हो रहा है, ये हमारी व्यवस्था की बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम भीतर के झगड़ों में इतना उलझ चुके हैं कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक मायोपिया हमें हो गई है कि जो खतरे हैं हम उनकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं। देखिए, चीन का यह मानना है कि हान नस्ल के लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन नस्ल के लोग हैं, वो अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं। और ये जो चल रहा है, ये
देखिए कि 2012 से मैंने फॉल्ट लाइन्स करके ये जर्नल है, इसमें एक 70 पेज का राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर लेख लिखा है, जिसमें चीन के ऊपर जो ये बॉर्डर ट्रांसग्रेशन भी है इसको भी मैंने डील किया है कि 2002 से 2012 तक कुल 10 या 12 ट्रांसग्रेशन हुए और 2012 की तादाद लगातार बढ़ते जा रही है। तो एम्बेसडर सचिन हार साहब ने जैसे कहा कि चीन की ये पुरानी उनके नस्ल में है कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, दुनिया के दूसरे लोगों को हम खत्म करके उनको अपने आप में शामिल कर लेंगे या उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे। तो तिब्बत को देखिए कि एक आजाद देश था, उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, उसके पूरे रिसोर्सेज को कब्जा कर लिया और वो हिंदुस्तान को तहस नहस करना चाहते हैं। तो जैसा एम्बेसडर साहब के पॉइंट को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि उनको लगता है कि हिंदुस्तान एकमात्र देश है एशिया में जो उनको चुनौती दे सकता है, तो हर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि वो सिर्फ सीमाओं पे है, इकोनॉमिकली हमें निस्तान करना चाहते हैं, पाकिस्तान के जरिए हमारे भीतर में प्रेशर पैदा करना चाहते हैं, हमारे कई एक तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशन को सबोटाज करने में लगे हुए हैं। और वैसी स्थिति में देश के भीतर का जो कलह है, देश के राजनेता, देखिए राजनेता को कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी कैपेसिटी जो बनती है, सिक्योरिटी की कैपेसिटी, उसकी लीडरशिप निश्चित रूप से राजनेता के पास है, लेकिन इंस्टीट्यूशन की अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज आप कर रहे हैं कि असल में ये मौका सियासत का है ही नहीं, ये मौका तो देश का है, देश की अस्मिता का है। सर आप मेरे साथ बने रहिए, रिटायर्ड मेजर जनरल एसबी अस्थाना भी मेरे साथ हैं। एसबी अस्थाना साहब, शी जिनपिंग की एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो मैं सही अक्षर आपको बता रहा हूं। शी जिनपिंग कहते हैं कि एक देश को अच्छे से संचालित करने के लिए सबसे पहले उसकी सीमाओं को ठीक ढंग से काबू में करना होगा और सीमाओं को काबू में करने के लिए हमें तिब्बत में स्थिरता लानी होगी। ये कुछ समय पहले की स्टेटमेंट है, इस खबर के आने से पहले। सर मान लिया जाए कि तैयारी बहुत पहले से थी। चीन की यह तैयारी कि बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये बहुत पहले से थी और ये बहुत पहले से चल रहा है। मैं सज्जन हार साहब और जो पैनलिस्ट हैं उनकी बात से सहमत हूं। जहां तक एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन का सवाल है, अब इसमें से आप पॉलिटिक्स अगर निकाल दें तो मैं अभी सिर्फ देश की बात करूं। जहां तक इस इलाके का सवाल है और जिस इन्फोर्समेंट का सवाल है, चीन अपने इलाके में और जो वो समझता है कि उसका इलाका है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते रहा है और करता रहेगा। भारत भी पहले थोड़ा स्लो था, क्योंकि चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ज्यादा अच्छा डेवलप हुआ था, लेकिन अब हम उसको कैचअप कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा है वो इंडिपेंडेंट भारत और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में साइन नहीं हुई है, इसलिए बॉर्डर कुछ भी नहीं है। जहां तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सवाल है, उनकी अलग सोच है, हमारी अलग सोच है और ये सोच कभी कभी ओवरलैप करती है। अब इस इलाके की जहां तक बात की है, ये जाहिर है कि ये मैकमोहन लाइन के जो स्लोप है हमारी तरफ उस इलाके में पड़ता है, लेकिन मैकमोहन लाइन को चीन ने बॉर्डर नहीं माना है अभी। हम मैकमोहन लाइन को बॉर्डर मानना चाहते हैं क्योंकि मैकमोहन लाइन बॉर्डर शेड है, नेचुरल बॉर्डर। बिल्कुल। तो इससे आज डेट में ये कहना कि ये मेरे इलाके में या ये उसके इलाके में है, ये मेरे विचार से तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ट्रीटी को हुई नहीं, रेफरेंस लाइन कोई नहीं है। तो उसके बाद क्या है कि अब की अतिक्रमण की कोशिश वो करेंगे, उसे हमें रोक। अब जैसा कि आप दूसरी तरफ से देखें, अभी चीन की तरफ से देखें, हम लोग भी उस इलाके में जो हम समझते हैं कि हमारा है, पेट्रोलिंग करते हैं, उस इलाके में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। अरुणाचल को साउथ तिब्बत मानता है, लेकिन हम डेवलप कर रहे हैं। और अगर चीन की भाषा में देखा जाए तो उनके हिसाब से भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं और गांव बना रहे हैं, और अगर गूगल पे इमेज डाली जाए तो वो भी डाली जा सकती है। ठीक है, लेकिन सवाल इस चीज का है कि अब हम कैचअप करना शुरू कर चुके हैं। जहां तक स्टैंड ऑफ का सवाल है, स्टैंड ऑफ के दौरान ना चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाना बंद किया, ना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाना बंद किया। इस गांव का जो जहां तक बात है, ये इलाका आसाम राइफल के सांसद ने बताया और ये इलाका चीन के पास था। जाहिर है कि वो अभी डेवलप कर रहे हैं। दूसरा, चीन की एक और स्ट्रेटेजी है जिसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल स्ट्रेटेजी, कि आप एनक्रोच करते जाइए, जहां पे आपको रोक मिल जाती है, जैसे डोकलम में मिल गई, वहां रुक जाइए और वहां तक डेवलप कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि हमारे साइड में यह है कि जब एक गांव बन जाता है तब वहां पे बिजली पानी सड़क पहुंचा। चीन का कहना यह है कि अगर मुझे हान सेटल करने हैं, वहां की डेमोग्राफी बदलनी है, तो पहले मैं वहां रोड बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, बिजली लाऊंगा, फाइबर ऑप्टिक लाऊंगा और फिर लाके बोलूंगा हान को
कि अब सब कुछ है भैया, आप जाके वहां बैठो ताकि वहां की डेमोग्राफी चेंज हो जाए, और कल को मैं ये बोलूंगा कि ये तो एरिया मेरा है और मेरे को नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आसानी हो। ठीक है, तो ये है लगातार कि आगे बढ़ने की कोशिश में चीन है और उसी के परिणाम स्वरूप हम इस तरह की तस्वीर देख भी पा रहे हैं। सर, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तापिर गाव भी बने हुए हैं। तापिर साहब, असल में क्या ये मौका वाकई सियासत का है या फिर देश को आगे बढ़कर कुछ और सोचने का है और ये बताने का है कि असल में चीन जैसे विषय को लेके हम कितने संजीदा हैं? सर, विपक्ष अभी इस तंज कस रहा है, अपने सटायर मार रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फायदा मिल रहा है क्या चीन को? उसने तो घर बनाने शुरू कर दिए। देखिए, ऐसा है, चर्चा पॉलिटिक्स से हट के हम लोगों का चर्चा है, लेकिन बाद में आके उस राजनीति में ही आएंगे कि किसका समय में चाइना ने इस जगह को कब्जा हुआ। नहीं, वो छोड़ दीजिए ना सर, वो बात तो पुरानी हो गई सर। ये कहना सर, चाहूंगा, किसके समय में क्या कुछ हुआ ये तो जानने में इच्छुक ही नहीं है ना सर। अब तो नई बात करनी है, अब तो नई बात करनी है। मैं नई बात वही मैं बताना चाहूंगा सर। आज आप देखिए मैकमोहन लाइन, ये मैकमोहन लाइन को लाइन ड्रॉ हुआ 1914 में। ब्रिटिश इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमोहन एंड हिज होलीनेस दलाई लामा का रिप्रेजेंटेटिव फाल्जार दोरजी का शिमला कन्वेंशन एग्रीमेंट में 1914 में हुआ। उस समय क्लियरली डिफाइन है कि फ्रॉम द हाई रीच ऑफ द माउंटेन ऑन वाटर सेट पॉलिसी। आज आप चाइना माने या ना माने, वी इनहेरिट दिस मैकमोहन फ्रॉम द ब्रिटिश राज। तो आज इसको हम स्टैंड बाय रहना चाहिए कि हम मैकमोहन से लाइन से पीछे नहीं हटेंगे। आज मैं रेस्पेक्टेड आर्मी रिटायर्स सीनियर्स को मैं ये कहना चाहूंगा, आज जब हम अरुणाचल में LAC कहेंगे, that indicates that we are surrendering the Chinese occupied territory to the China। हम लोग को मैकमोहन ही क्लेम करना है। इंटरनेशनल लेवल में भी जाने से वी हैव इनहेरिट दिस मैकमोहन लाइन फ्रॉम द ब्रिटिश देश। तो इसलिए चाइना का एनेक्शन पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी चाइना का, इसको कैसे रुका जाए, इसके लिए भारत सरकार हमको अरुणाचल प्रदेश में हर वैली में, हर पहाड़ में सड़कें बनाना होगा, जो सड़कें नहीं बना के रखा है। इसके लिए मैं आज ये कहना चाहूंगा, अगर 1962 के बाद सड़कें बनाया हुआ होता, आज PLA मैकमोहन लाइन को क्रॉस करके पावर रखने का जगह नहीं होता। कहीं न कहीं तो डेफिशिएंसी है हमारा फॉरेन पॉलिसी में, हमारा इंटरनेट बॉर्डर सिक्योरिटी पॉलिसी में तस्वीरें असल में जो तस्वीरें असल में सर्कुलेट हो रही हैं, उसमें एक 2019 की तस्वीर है, एक 2020 की तस्वीर है। 2019 में जो सैटेलाइट की तस्वीर ली गई है वहां नामो निशान नहीं है। 2020 में तस्वीर जो दिखाई गई है उसमें ये गांव बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी सर, एक साल में सब कुछ हुआ है। आप 1962 से आगे क्यों नहीं निकल पा रहे सर? देखिए, ये मैंने शुरुआत में ये कहा, ये जगह जो है लोंगजू और बिसा, आर्मी रिटायर सीनियर्स दे नोस ऑल दिस थिंग्स, बिसा और लोंगजू के बीच में है। 1962 से लेके आज तक ये इलाका माजा तक चाइना का कब्जा में है। तो हमने क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया? उस समय का सरकार क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया? ये हमारा इलाका है। 2019 में वो गांव नहीं था, 2020 में बनाया। ये चाइना ऑक्युपाइड टेरिटरी में ही बनाया ना, उसमें तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहां पहुंचा हुआ। ठीक है तापिर साहब, आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन वाकई असल में अगर इसे हम अंतर्राष्ट्रीय पैमाने में समझने की कोशिश करें तो वहां पे कौन सा अक्स उभरता हुआ नजर आता है। चर्चा बहुत संजीदा है और बहुत गंभीर भी है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र, और लोकतंत्र में आज चर्चा का विषय है चीन का वो अंदाज जो लगातार ये बता रहा है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और बढ़ते बढ़ते अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं को लांघता हुआ अब वो वहां पे गांव बनाने की तैयारी कर चुका है, और वो गांव अब सैटेलाइट तस्वीरों में सामने भी आ रहे हैं। अब यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। परिचय मैं आपका एक बार फिर से करा दूं। मेरे साथ अशोक सज्जनहार साहब हैं जो पूर्व राजनयिक हैं, जितेंद्र कुमार ओझा साहब हैं नेशनल स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल एसबी अस्थाना मेरे साथ हैं, तापिर गांव साहब अरुणाचल प्रदेश बीजेपी सांसद है। सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। अशोक सज्जनहार साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, कहते हैं कि वार्ता के बिना कोई समाधान नहीं होगा, हमें आगे बढ़ने के लिए दोनों के बीच में संवाद होना जरूरी है। सर अगर इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कसौटी पे या फिर अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की कसौटी पे परखने की कोशिश करें तो आपको क्या लगता है सर, ऐसा कौन सा लेसन है, कौन सा पाठ है, कौन सी भाषा है जो चीन को समझ में आएगी? देखिए दो चीजें हैं इसमें, एक तो दो तीन चीजें हमको अपने आप करनी पड़ेंगी। एक तो जो अभी आप बात कर रहे थे तापिर गांव साहब के साथ, और बड़ी अच्छा आपका प्रश्न था और बड़ा अच्छा उनका जवाब था, परंतु इसमें मैं ये एक चीज कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं तो उसमें ये सब नहीं होना चाहिए। आपने अपना पॉलिटिक्स खेलना है, राजनीति करनी है, एक दूसरे को नीचे दिखाना है। और इसमें जब राष्ट्रीय सुरक्षा, और जब वहां पर चीन लद्दाख में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी हम देख रहे हैं हमारे बिल्कुल मुंह बाहर वहां खड़ा है, तो फिर इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। दोनों को साथ में, और मैं कहूंगा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दोनों की है, ऑपोजिशन की भी उतनी ही है, क्योंकि और दोनों को मिलकर ये बात करनी चाहिए। दूसरी बात है जो हमको अपने आप को आर्थिक तरीके से बहुत ही सशक्त करना चाहिए। देखिए 1980 में अगर हम देखें तो चीन और भारत का जो कुछ था, जीडीपी था, पर कैपिटा जीडीपी था, सभी कुछ एक जैसा था, परंतु अब चीन की जो जीडीपी है वो हमारे से करीब 4.5-5 गुना ज्यादा हो गई है, और इसी का वो फायदा उठा रहा है क्योंकि वो इन्वेस्ट कर पाता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्वेस्ट कर पाता है अपनी रक्षा में। तो हमको अपने आप अपने और ज्यादा सक्षम बनना पड़ेगा। जब हमारे इकोनॉमी ठीक होगी, आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी, तभी हम चीन का जो चैलेंज है, चुनौती है, उसको ठीक तरह से जूझ पाएंगे। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा, देखिए हम कर रहे हैं, ये बात नहीं है जो हमारे जैसे अभी जनरल अस्थाना साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, चाहे लद्दाख में हो और जगह हो, जैसे हमने मिरर डिप्लॉयमेंट किया है, वहां पर 50,000 अपने वहां पर सैनिक तैनात कर दिए हैं, और भी जो है हेलीकॉप्टर्स हैं, रफेल्स हैं, चिनूक है, अपाचे, सब लगा दिया है। ठीक है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें ऐसी कोई कमी मैं नहीं देख रहा हूँ, परंतु फिर भी जो अपनी आर्थिक, अब हमारी -7.5 जीडीपी हुई है यहाँ पर ये वुहान वायरस की वजह से, इसको हमें ठीक करना है अपनी इकोनॉमी को। आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा, जो हमारे जो संबंध है और देशों के साथ, अमेरिका के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हो रहे हैं और बहुत बेहतर हुए हैं। पिछले 5-6 साल में मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे हो रहे हैं। युवान को हमने एक नई वो दी है, नया उसका इनकारनेशन हुआ है, पहले 2007 में था, एकदम खत्म हो गया, परंतु अब हमने देखा है तो दूसरे देशों के साथ भी मिलकर चीन के ऊपर जो दबाव हम डाल सकते हैं, अपनी शक्ति के साथ और दूसरे देशों के साथ मिलकर जो चीन के ऊपर हम दबाव डाल सकते हैं, वो हमको ठीक है सर। दूसरे देशों का आपने जिक्र किया, यहाँ पे अमेरिका का जिक्र भी मैं करूंगा आपसे सर, पर दूसरे मेहमान भी है उनके पास चला जाता हूँ। तापिर गांव साहब, असल में अरुणाचल प्रदेश को जितना नजदीक से आप जानते हैं, समझते हैं, पार्टी के इतर रख के अगर आप सोचें तो सर एक आम शख्स जो अरुणाचल प्रदेश का है, क्या उसके मन में भी इस तरह का डर लगातार बढ़ता जा रहा है कि चीन की इस तरह की कोशिशें उनके लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा है देश के साथ साथ? देखिए ये तो एक कॉमन फैक्टर है, वहाँ के आम जनता को भी डर है, और वो डर जो है हमारा हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हमारा स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये हिमालयन एक माउंटेनियस बेल्ट है, इसमें जब हम सड़कें नहीं बनाएंगे, स्ट्रेटेजी के लिए हम वहाँ स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, तो हम अपना आप को मजबूती कैसे दुनिया का सामने दिखाएंगे या चाइना का सामने दिखाएंगे? कहीं ना कहीं हमको एक नंबर 1 फॉरेन पॉलिसी हमको ले जाना है। ये बायलिटरल टॉक में हम चाइना को कैसे कन्विंस किया जा सकता है कि ये हमारा इंडियन टेरिटरी है। साथ साथ में अभी डोकलाम में जैसे हुआ, लद्दाख में जैसे हुआ, इस टाइप का एक
स्ट्रेटेजी हम भी अपना आपसे एक मजबूती बॉर्डर में एस्टेब्लिश करना है। उसके लिए जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश में एक्सटेंड करना चाहिए। ये तो जरूर होगा। इसके आधार पे ही हम सेना को ऑन द ग्राउंड जीरो में मुकाबला दे सकता है और उसका पहचान हम अपना बना सकता है। तो इतना फिर राजनीति का ही शब्द आएंगे। 62 से लेके 2014 से पहले कहाँ सड़कें बनाया था? वहां तो मोदी जी आके अभी 2 लेन सड़कें बॉर्डर तक बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। तापिर साहब, सवाल आपसे कुछ भी कर लिया जाए 1962 पे आप जरूर पहुंच जाते हैं। ठीक है सर, राजनेता में पॉलिटिक्स कैसे छोड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बाकी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विनोद दत्त साहब भी जुड़ रहे हैं, पूर्व ब्रिगेडियर हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। विनोद जी, हम लगातार ये कह रहे हैं कि असल में इस तरह के मसलों पे सियासत नहीं होनी चाहिए, राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन सर, बिना राजनीति के भी इस तरह के मुद्दों में काम नहीं चलता पॉलिटिशियंस का। सर, आप कैसे देखते हैं, कहां चूक रह गई असल में जो इस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता चलूं जी। कुछ एक मुद्दे इस तरह के होते हैं नेशनलिज्म के, एजुकेशन हो गया, डिफेंस हो गया और हेल्थ हो गया। सर, इसमें कोई दलगत नीति या दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है तो हमें ये सुनते कई दशक बीत चुके हैं कि साहब सरकार उस पर नजर रख रही है, सरकार ने ये एहतियात लिए हैं और चीन बदस्तूर तरीके से हमारी जो टेरिटरी है उसमें घुसता चला आ रहा है। समय आ गया है कि हमें बिल्कुल कड़े शब्दों में इसका जवाब देना चाहिए। अभी हाल ही में आप देखिए, अभी हमारे जो एमपी साहब हैं जो मौजूद हैं, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है कि चीन ने आके एक वहां एक पूरी बस्ती बसा दी है। बीसा, माजा, इस तरह के ऐसे गांव हैं अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि अब चीन ने ये एक नई टेक्निक निकाली है कि अच्छा ठीक है, लद्दाख में तो भारत का सारा अटेंशन भारत का ईस्टर्न लद्दाख पे है, तो उसने अब अरुणाचल प्रदेश को एड्रेस करना शुरू कर दिया। पहले से ही अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत के नाम से पुकारता है। उसने कभी अरुणाचल प्रदेश को स्वीकार नहीं किया इंडियन टेरिटरी। तो भारत को अब ये चाहिए कि भाई जितने सर्विलेंस मेजर्स हैं या जो इनपुट्स हैं उन पे एक्शनेबल काम करना चाहिए। ये कहना महज कि हम इस पे निगरानी रखे हुए हैं, इस पे बातचीत होगी, इस पे विरोध करते हैं, ये सब चीजें मेरे अपने जातीय तासुरात हैं, अपने पर्सनल विचार हैं कि हमें इनसे उठ के देश की सुरक्षा करनी चाहिए। वरना जिस तरह की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चीन रखता है वो आपके दरवाजों पे आके यहाँ दस्तक दे देगा और फिर हम सिवाय इसके दुख प्रकट करने के या खेद प्रकट करने के कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन एसबी अस्थाना साहब, भारत की जिस तरह की प्रकृति है, भारत जिस किस्म का देश है, उसके आगे वार्ता करने के अलावा वो दूसरा ऑप्शन और कौन सा दिखाई देता है? हालांकि अशोक सज्जनहार साहब ने यह भी कहा था कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाकी देशों से बातचीत करके एक प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है। लेकिन सर, इसके इतर वो कौन सी कोशिश है जो की जानी चाहिए? बहुत सारे हम कर सकते हैं। इसके जैसे बोलते हैं ना, मल्टी प्रॉन्ग्ड ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहली बात, किसी ने हमें नहीं रोका कि आप बनाइए अपने एरिया में, हमें भी और ज्यादा बनाना चाहिए। वो इलाका जो चीन समझता है कि हमारा है, लेकिन हम भी समझते हैं कि हमारा, उधर भी हमें बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाए? दूसरी बात, जहां तक मैकमोहन लाइन का सवाल है, सिक्योरिटी काउंसिल में और बाकी सब जगह भी हमें ये बताना चाहिए, जितने भी इंटरनेशनल फोरम है, कि भाई इसी मैकमोहन लाइन को मानकर आपने म्यांमार के साथ तो बॉर्डर का समझौता कर लिया, और यहाँ आप बोलते हो कि मैकमोहन लाइन मैं नहीं मानता। ये मैं मानता हूँ कि हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है और पॉलिटिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से जब हमने ये तिब्बत को माना था कि ये चीन का हिस्सा है, उस समय हमें ये पहले उनको बोल दिया कि ये था कि जितने हमारे बॉर्डर एग्रीमेंट हुए हैं ये आप मानेंगे, आप इससे पीछे नहीं हटेंगे। अगर हम ये बोल देते तो शायद आज ये नौबत ना आती, लेकिन जो निकल गया वो निकल गया। आज की डेट में सबसे पहले हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है।
लड़ाई के लिए हमें तैयार होना चाहिए, हमारी रोड अच्छी बननी चाहिए, इकोनॉमिकली हमें तैयार होना चाहिए। 1978 में जैसे सज्जन साहब ने बताया, हर इकोनॉमिक पैरामीटर में हम आगे थे। उसके बाद में आज हमारी सिचुएशन इकोनॉमिकली हम उतना डेवलप नहीं कर पाए हैं। उसके बाद आती है बात मैरीटाइम डोमेन की। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है समुद्र में। अगर हम समुद्र में उसको उसको उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, और वहां पर डालने के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। मलाक्का जो क्वाड की बात चल रही है, अमेरिका से बात चल रही है, बाकी देशों से बात चल रही है, वहां से उनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जाती हैं। उनका 80% व्यापार उधर ही से जाएगा, चाहे सीपीईसी बन जाए उसके बावजूद भी। तो वहां पर अगर हम उनके ऊपर दबाव डालते हैं तो वो दबाव डलेगा, और उस दबाव का सीधा असर बॉर्डर के ऊपर भी होगा। उनको उस पोजीशन पर आना पड़ेगा कि नहीं, अभी हमें इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हमें भारत के पास में और भी तरीके हैं हमारे ऊपर दबाव डालने के। तो ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है जिसे हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, और उससे चीन के ऊपर सफिशिएंट प्रेशर डाला जा सकता है। आज की डेट में चीन ने इतने ज्यादा फ्रंट खोल लिए हैं कि अगर, और चीन की सबसे बड़ी एक समझ जो चीन समझता है कि डेमोक्रेसी जो है ये आपस में लड़ते रहेंगे, जो कि हम देख भी रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी में कई चीजें हुई हैं कि आपस में लड़ते रहेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। इसलिए मैं सबको एंगेज कर सकता हूँ। अगर सारी डेमोक्रेसी डिसाइड कर लें कि हम इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर फिर चीन पर दबाव डालें, तो चीन की आगे हिम्मत नहीं है कि वो इस किस्म के अतिक्रमण कर सके। ठीक है, लेकिन सर इस तरह की कोशिश भी अभी अगर के ही साथ जुड़ी हुई है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर इस तरह की तस्वीर हो जाए। उस अगर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये भी एक बड़ी बात है। सर आप मेरे साथ रहिएगा, हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा साहब भी हैं। ओझा साहब, असल में गांव बसाना और वहां पे सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का रहना, सर ये किस तरह का संदेश देता है? वहां पे उनका बसाया जाना चीन के जरिए, सर ये किस स्ट्रेटेजी का प्लान हो सकता है? ये कैसी स्ट्रेटेजी है सर? चाहे इस क्षेत्र में कर सकते हैं और भारत उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो ये हमारे सोवरेनिटी को चैलेंज करने वाली बात है। जब ये बात जो उन्होंने घटना की, और मैंने पहले भी कहा कि ये घटना अपने आप में ही घटना के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। ये उनके बड़े लक्ष्य का एक सिम्टम है, और सिम्टम क्या है कि वो इस एरिया को पूरी तरीके से डोमिनेट करना चाहते हैं। और थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा जो पिछले महोदय थे, सांसद महोदय की, जिन्होंने मैकमोहन लाइन की बात की। देखिए, ये सिर्फ 190 साल का नॉमिनल एसोसिएशन था जो 1912 में खत्म हो चुका था तिब्बत के साथ। 1912 में तिब्बत आजाद हो चुका था, और तिब्बत की स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट से मिलती जुलती है। और तिब्बत को मैंने कहा कि जो उनकी वाकई असली किताब है उसको सीची कहते हैं। सीची में जो है इसका जिक्र है, उनके लोगों को पहाड़ी लोग कह के उनका जिक्र है, जबकि तिब्बत का कल्चरल ताल्लुक हमारी सभ्यता से बहुत ज्यादा था। और हुआ क्या कि 1897 में जो देखिए कि पिछले शताब्दी में ब्रिटेन का और सोवियत यूनियन, उसमें रशिया की राइवलरी चल रही थी, और उनकी राइवलरी की वजह से रशिया को रोकने के लिए चाइना को जानबूझ के ब्रिटेन लाने की कोशिश कर रहा था जब हम आजाद नहीं थे। नहीं तो हमारा मापदंड होना चाहिए चुशूल की संधि जो 1840-42 में हुई थी राजा रणजीत सिंह के समय में, और तब तक जैदुल्ला पास तक मानसरोवर लेक तक हम थे। लेकिन चूंकि ब्रिटिश वहां पे लाए अपने इंटरेस्ट के लिए, हम आजाद नहीं थे, वो सब बातों को भूल भी जाए। तब अभी चाइना का जो तिब्बत पे जिस तरीके से उसने 1950 से कब्जा किया, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर रही भारत के नेताओं, राजनेताओं की बात। अब वो बात हो चुकी है। अभी भी हमें दिमाग से सोचने की जरूरत है, जो कि हमने नहीं सोचा। राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ लड़ाई नहीं होती है, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस तो एक हिस्सा होता है। आपके हमारे जीवन काल में या शताब्दियों में एक बार युद्ध होता है, लेकिन उस एक बार के युद्ध के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होता है। लेकिन जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी में सारी कुछ आती है, आपके ह्यूमन हेल्थ से लेके, आपकी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से लेके, आपके लोगों के स्किल से लेके, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम की एबिलिटी जो किस तरीके का लीडरशिप थ्रो कर रही है, ये तमाम चीजें उसमें आती है। तो हिंदुस्तान के स्टेक होल्डर्स से अपनी आंखें बंद कर रखी थी, अपने कान बंद कर रखे थे। मैं क्षमा चाहता हूं ऐसी बातें कहने के लिए कि देखिए सिस्टम की अपनी लिमिटेशन है, लेकिन हमारी, मैं जियो पॉलिटिक्स का छात्र रहा हूं, आप नेशनल स्टडी आप कह रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स के जरिए मैं नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में आया हूं जियो पॉलिटिक्स पढ़ने के बाद। तो हमारी जियो पॉलिटिक्स सबसे मुश्किल जियो पॉलिटिक्स है। अमेरिका की जियो पॉलिटिक्स इतनी मुश्किल नहीं है। अमेरिका तो 2 समुद्र महासागरों से एकदम सुरक्षित है, और हमारे पास देखिए कि चाइना जैसे एक एक्सपेंशनिस्ट पावर, जिसमें एक छोटा सा अहंकारी एलिट उसमें शासन कर रहा है, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बेहतरीन नस्ल मानता है, तो अमेरिका को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता है। तो इन तमाम खतरों को हमने नजरअंदाज किया।
और हमारी व्यवस्था में कमी है। नहीं तो एक कॉम्पिटिटिव व्यवस्था, एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था कैसे एक अथॉरिटेरियन व्यवस्था से पीछे जा सकती है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा सिग्नल है। अंतर्राष्ट्रीय ताकतें तो आएंगी जरूर, डिप्लोमेसी एक पार्ट है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का, लेकिन साथ में हम अपने दूसरी ताकतों को भी हमें बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, तो चीन की इस तरह की कोशिश को एक सिग्नल के तौर पे, एक अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पे हमें लेना चाहिए और अलार्म बज उठाए, यहां से वाकई कुछ संजीदगी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सर, आप सभी मेरे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे आगे, तो फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। तो अरुणाचल प्रदेश की भारतीय सीमा में चीन का घुसना, वहां गांव बनाना और वहां पे लगातार आगे बढ़ने की कोशिश, इसी पे आज हम लोकतंत्र में चर्चा कर रहे हैं। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक सज्जनहार साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, असल में जब हम वो सोचते हैं और ये बात आगे बढ़ती है कि असल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए और उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका सामने आता है। सर, अमेरिका को लेके इन तीन देश, भारत, चीन और अमेरिका, इनको आप कैसे देखते हैं सर, और इसमें अमेरिका की भागीदारी कितनी बड़ी हो सकती है? देखिए, अमेरिका की भागीदारी इसमें बहुत बड़ी हो सकती है और हो गई है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, चीन की जो चुनौती है अमेरिका के लिए, वो केवल सबसे शक्तिशाली देश की नहीं है। वो केवल ये नहीं है जो उसकी जीडीपी उससे ज्यादा हो जाएगी या मिलिट्री पावर ज्यादा हो जाएगा या ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। वो उसका चैलेंज उसको है सिस्टम का भी, आइडियोलॉजी का भी, गवर्नेंस का भी, क्योंकि वो अब चीन सब पूरी दुनिया को ये बता रहा है जो उसका जो गवर्नेंस सिस्टम है, अथॉरिटेरियन है, ऑटोक्रेटिक है, कम्युनिस्ट है, वन सिंगल पार्टी रूल है, जो वो बेहतर सिस्टम से, और वो ये बता रहा है। देखिए, हमने यहाँ पर अभी कोरोना वायरस आया, हमारे यहाँ पर देश में हमने कैसे उसको अच्छी तरह से संभाल लिया है, परंतु ये जो इतने बड़े देश हैं, इतने समृद्ध देश हैं, इतने ताकतवर देश है, चाहे अमेरिका हो या यूरोप में हो, ये देखिए उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी जो सोसाइटी है, सोशल यूनिटी है, कोहेजन है, वो कैसे तितर बितर हो गया, एकदम बिखर गया है। तो उसका चैलेंज है, सिस्टेमिक भी है और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और मिलिट्री भी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सभी जो डेमोक्रेसीज हैं उन सबको साथ में आना चाहिए। अभी जो G7 की मीटिंग हो रही है कॉर्नवॉल में, यूनाइटेड किंगडम में, जिसमें उन्होंने भारत को भी बुलाया है, ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया है और रिपब्लिक ऑफ कोरिया को, तो ये 10 डेमोक्रेसीज होंगी। परंतु देखिए, इसमें चुनौती एक और भी है, क्योंकि चीन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर बना हुआ है। $2.4 ट्रिलियन उसका एक्सपोर्ट है, $1.4 ट्रिलियन उसका इंपोर्ट है, और ये कोरोना वायरस से सभी की आर्थिक व्यवस्था खराब हुई है, केवल चीन की नहीं हुआ। आज की रिपोर्ट है जो उसकी इकोनॉमी करीब 2% ऊपर बढ़ी है। तो सब देशों को ये देखना होगा, एक तो जो वहां पर सप्लाई चेन्स है, कैसे उन सप्लाई चेन्स को वहां पर खत्म किया जाए, जिससे हमारा डिपेंडेंस जो है चीन के ऊपर वो खत्म हो। दूसरा, हमने अपने जो सारे मार्केट खोल रखे हैं चीन के इंपोर्ट्स के लिए, उसको हम कैसे बंद करें। भारत ने तो देखिए बंद करना शुरू कर दिया है, परंतु और देशों को भी ये करना होगा। हमने अभी देखा है यूरोप ने एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की है चीन के साथ, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये पुशबैक जो है ये यूनाइटेड तरीके से होना चाहिए। जो देश है वो बात तो ज्यादा कर रहे हैं, परंतु उसको कार्यान्वित करने में बहुत कमी हो रही है। ठीक है विनोद जी, लेकिन बाकी देश भारत के लिए इस तरह का कदम आगे उठाएंगे सर, इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि अशोक जी भी कह रहे हैं बातें तो हो रही हैं, लेकिन उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा सर उनका। तो बाकी देश उसी तत्परता के साथ, वो भारत के लिए नहीं करेंगे, हाँ, वो अपने लिए करेंगे। भारत के लिए हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज इट इज एन अटैक ऑन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूं जो मेरे लिए वो करेंगे, भारत के लिए करेंगे, अपने लिए उनको करना होगा, और तभी वो चीन का मुकाबला कर पाएंगे। ठीक है। तो विनोद जी, ये माना जाए कि अगर अपने लिए भी वो तमाम देश करेंगे तो वो स्थिति कब आती हुई दिखाई देती है? क्योंकि जब पड़ोसी के साथ कुछ ऐसा हो तो तब तक इत्मीनान रहता है कि मेरे घर पे आंच नहीं पहुंची है सर, लेकिन ये आंच तो धीरे धीरे बढ़ने लगी है सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं विश्व स्तर पे और जिस तरह का ग्रोथ चाइना दर्ज करा रहा है, चाहे वो उसकी मिलिट्री डिप्लोमेसी हो चाहे इकोनॉमी हो, अभी जैसा सज्जनहार साहब ने भी बताया कि चाइना ही ऐसी इकोनॉमी है जो 2% की ग्रोथ दर्ज कर रही है।
सारी इकोनॉमीज दे आर शोइंग ए डाउनवर्ड ट्रेंड। तो बाकी के जो देश हैं, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई न तो कोई परमानेंट फ्रेंड होता है, केवल परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और जिस तरह का जो समीकरण इंडो पैसिफिक रीजन में बन रहे हैं, तो अमेरिका के लिए भी ये लाजमी है, क्योंकि अमेरिका ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अकेले वो चाइना की जो माइट है उसको झेल नहीं सकता। तो इसीलिए उसने क्या किया है कि जो आप ये देखिए, पहले हमने एक ट्रिपल अलायंस बनाया था जिसमें अमेरिका, भारत और जापान थे। उसके बाद क्वेड का निर्माण हुआ या क्वेड कोलेशन बना, और उसकी वजह से ही चाइना थोड़ा काबू में आया है। जैसा जनरल अस्थाना साहब ने अभी बताया था कि उसकी जो वीकनेस है वो मैरीटाइम स्ट्रेटजी में है। तो हमें, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है वो साउथ चाइना सी में है, उसका जो इंटरेस्ट है वो हमारी जो स्ट्रेट्स हैं उनमें है, क्योंकि और उसे भी ये बखूबी मालूम है कि मुझे अगर कोई घेर सकता है तो वो साउथ चाइना सी में घेर सकते हैं, या जो जितनी जो स्ट्रेट्स हैं, ये खाड़ियां हैं, वहां उसको कर सकते हैं। तो उसका जो है वो ये है कि उसने पहली बात तो सीपीसी, ग्वादर पोर्ट वगैरह से अपनी जो सप्लाई चेन है उनको मजबूत करने के लिए किया है, अप टू काश्मीर। और साउथ चाइना सी में भी वो ये नहीं चाहता कि ये जो क्वेड है, क्योंकि क्वेड को भी अब जो मिलिट्री वर्टिकल मिला है उसकी वजह से चाइना काफी चिंतित है। किसी जमाने में चीन में जो राजनेता थे उन्होंने कहा था कि क्वेड इज गोइंग टू बी अ फॉग, मतलब एकदम ऐसा उहापोह की स्थिति में रहेगा। लेकिन जब ये अमल में आया और जब इसकी शक्ति चीन ने देखी, तो चीन के पास इसका आज की डेट में कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, हमारे साथ अस्थाना साहब भी मौजूद हैं। अस्थाना साहब, तमाम तरीके की तकनीकी बातें हम और आप कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स भी की जा रही हैं, लेकिन सर एक आम भारतीय के लिहाज से समझने की कोशिश करें, एज अ लेमैन समझने की कोशिश करें, जब वो ये खबर सुनता है कि भारतीय सीमा में चीन ने गांव बसा लिया, सर उसके सेंटिमेंट तो अलग तरीके से आहत होते हैं। क्या वहां पर भी इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कोई सख्त जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि उसको इतनी बातें समझ में नहीं आती हैं? हाँ, उसको जो मेरे विचार से आम दर्शक के लिए मैं सिर्फ दो बातें बताना चाहूंगा। प्लीज सर, प्लीज। कि 1914 में जो ट्रीटी हुई है उसमें चीन के हस्ताक्षर नहीं है, उसमें सिर्फ वो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में हुई थी। इसलिए बॉर्डर जिसे कहा जाए कि मेरी जमीन या उसकी जमीन, इस भुलावे में और इतनी दुनिया भर की जो बातचीत होती है इसमें आप ना जाएं, क्योंकि जमीन मेरी और आपकी तब होगी जब एक रेफरेंस पॉइंट म्यूचुअली एग्रीड हो। अभी वो रेफरेंस पॉइंट एग्रीड नहीं है, बिल्कुल। तो बॉर्डर एक्चुअली हमारा डिसाइडेड नहीं है। लेकिन जैसे कि हम मानते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम वो मानेंगे जो हमें सूट करता है और जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि मैकमोहन लाइन बॉर्डर होना चाहिए, क्योंकि वो लॉजिक भी अप्लाई करता है कि भाई वो सबसे भारत और चीन के बीच में सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, उस लाइन के ऊपर जो लाइन बनती है वो लाइन बॉर्डर होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है, जो कि अभी हालांकि चीन नहीं मान रहा है, लेकिन ये लॉजिक। दूसरी बात यह है कि जहां तक लद्दाख का सवाल है, वहां पर भी हम मानते हैं बॉर्डर जॉनसन लाइन को, वो मानते हैं वो अपने हिसाब से मैप को पढ़ना चाहते हैं और उसे अपने हिस्ट्री में और पीछे जाना चाहते हैं। अभी जब उसको सूट करता है तो चीन बदली कर देता है अपना स्टांस। जब डोकलाम की बात आई तो बोलने लगा नहीं कि मैं पुरानी चीज ट्रीटी मानने को तैयार हूं 1890 की, उसमें जो है ये उसको फायदा हो रहा है, तो वो नजदीक आना चाहता है हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ एक बात है जो ध्यान देने वाली है जी, कि बॉर्डर फिक्स नहीं है, इसलिए वो भी अतिक्रमण कर रहे हैं और हमें भी उस इलाके में जो हम समझते हैं हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना चाहिए और जाके बैठना भी चाहिए जहां पर हम बैठ सकते हैं। ठीक है, अपनी मौजूदगी दर्ज कराना भी बेहद जरूरी है, यहाँ पे कहना है अस्थाना साहब का। जितेंद्र कुमार ओझा भी हमारे साथ हैं। ओझा जी, असल में जो हम बात लगातार कर रहे हैं, इसी बात को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो सर उस भौगोलिक स्थिति को जरा आप समझाइए जहां पे असल में गांव बसाने की बात कही जा रही है। सर उस जिले को, उस वहां से जो ज्योग्राफिकल चीजें हैं वो कितनी ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं हमको, हमारे देश को? सर उस एग्जैक्ट भौगोलिक स्थिति को समझा सकते हैं क्या आप? देखिए, मेरे बेसिक ब्रॉड एरिया जियोपॉलिटिक्स का है, तो वो लोकल एरिया जो है मेरे इसके बाहर का है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि दो तीन चीजें,
जी। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है पूरे देश पे बहुत खराब होगा। अगर हमारे देश का एक भी इंच जमीन अगर किसी दुश्मन के हाथ में जाता है तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा। और जो 2-3 बातें और जो जनरल साहब ने कही और ब्रिगेडियर साहब ने कही, उस पर मैं कहूंगा कि जिस लाइन की, जो मैकमोहन लाइन की बात कर रहे हैं कि 1913-14 के शिमला कन्वेंशन में चीन नहीं था। क्यों? क्योंकि चीन जो है तिब्बत से सॉवरेनिटी खत्म हो चुकी थी 1912 में। लीगल साइन करने के बाद, ट्रीटी साइन करने के बाद चीन का कोई रोल रहा नहीं। ब्रिटेन को तो उनको बुलाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि 1907 में उनकी एक ट्रीटी थी, जिस ट्रीटी के तहत उन्होंने कहा था कि चीन को बुलाएंगे, तो उन्होंने बुला रखा था। ये जो रशिया के साथ ये था। इसके अगर हम पास में जाए तो हमें हमारा होना चाहिए जॉनसन लाइन। जॉनसन ने खुद ही 1865 में, वो सर्वेयर थे, उन्होंने खुद ही काफी कुछ टेरिटरी कंसीड कर दिया था इस ग्राउंड पे कि भारत से जो है उस टेरिटरी को एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल है। तो जिस चीन का पूरा कब्जा ही तिब्बत से हमें इलीगल मानना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि नहीं, जो भी तिब्बत का ये है वो तो हमारे पास ही होना चाहिए। जो हमारा जॉनसन लाइन है वही हमारी लाइन होनी चाहिए और मैकमोहन के आगे तो जाने की गुंजाइश नहीं है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय इसमें चीन ने कभी कोई कानून नहीं बनाया है और अपने राष्ट्र की सुरक्षा आप कानून के जरिए नहीं देख सकते हैं। जहां चीन को लगता है कि वो कुछ एरिया को कैप्चर कर सकता है, कहीं जा सकता है, वो उसके राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है, उस चीन ने किया है, वैसी मनमानी किया है और दुनिया के कोई भी देश बोल नहीं सके हैं। तो देखिए, हमें इस सोच को ध्यान रखना है और एक डिफेंसिव माइंडसेट से बाहर निकलना है। हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और स्ट्रैटेजी सिर्फ टैक्टिकल या मिलिट्री नहीं होनी चाहिए कि कोई घटना हो तभी हम रिएक्ट करें। हमारे पास एक बहुत बड़ा क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। दूसरी बात, जो नेवल ए की बात कर रहे हैं, मैं 2 बातें और कहना चाहूंगा इस पे जियो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से। देखिए, 15 से 20 साल में चाइना ने ऐसा किया है कि मैसिव नेवल मॉडर्नाइजेशन पे गए हैं और वो कई एक एरिया उन्होंने इंडियन ओशन में भी, जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं, अफ्रीका को जैसे उन्होंने कब्जा कर रखा है रिसोर्स के लिए, साउथ अमेरिका तक चल गए हैं, तो उन्होंने पिछले 15-20 साल में मैसिव नेवी का मॉडर्नाइजेशन किया है। आज की तारीख में टोटल नेवल वेसल्स उनके जो है वो अमेरिका से भी ज्यादा है। जितना ईयू और हिंदुस्तान मिलकर जितना नेवल वेसल हमने निकाला है, उससे कई गुना ज्यादा चाइना ने अकेले निकाला है। तो इस चीज को, दूसरी बात, वो अमेरिका को एक मैसेज देना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि हम चाहें तो तुम्हें भी नुकसान कर सकते हैं। जो उनके वेपन सिस्टम की, जो ISR रिलेटेड वेपन सिस्टम है, उसको हम अगर देखें तो जो उनके DF-26, DF-27 जो वेपन सिस्टम है, उस वेपन सिस्टम के जरिए वो किसी भी IADS, ठीक है, तो भारत के जरिए संदेश दूर तक पहुंचाने की कोशिश चीन की। ऐसा रही मेरे साथ अशोक सर, प्लीज हाँ, बोलिए। एक सेकंड। तो वो अमेरिका को भी सबक देना चाहते हैं कि आप इस एरिया से निकल जाइए, इस एरिया पे हमारा वर्चस्व रहेगा और अमेरिका की जो प्रशासन की खामियां हैं उससे उनका और उत्साह बड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूं कि हमें एक पूरी मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी तो रखनी ही चाहिए और उसमें सिर्फ सुरक्षा नहीं, पूरे गवर्नेंस की स्ट्रैटेजी भी इसका हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना होगा, लेकिन उससे पहले अशोक सज्जनहार साहब आपके पास आना चाहूंगा। अशोक जी, ऐसे में भारत चीन के रिश्तों को आप आगे आने वाले समय में कैसे देखते हैं और फिलहाल की स्थिति में वो कौन से कदम है जिसके जरिए ये संदेश दिया जा सके कि भारत अब वो भारत नहीं जिसपे उसका बस चल सकता है? देखिए, संदेश तो हमने उनको बहुत अच्छी तरह के दे दिया है। हमने दे दिया है संदेश उनको, डोकलाम में दिया है, हमने संदेश दिया है गलवान में दिया है, हमने संदेश दिया है 28, 29, 30 अगस्त की रात को, जब हमने वहां पर साउथ कैलाश रेंज पर, जहां पर वो आकर खुफिया तरीके से आना चाहते थे और रेंजेस को वो ऑक्यूपाई करना चाहते थे, तो हम पहले ही वहां पर पहुंच गए हैं। तो चाहे वो हेलमेट टॉप हो, ब्लैक टॉप हो, सारे रेजिंगला सब हमने उनको वहां पर ऑक्यूपाई कर लिया। तो संदेश तो उनके पास चला गया है जो भारत अब 62 का भारत नहीं है। परंतु फिर भी चीन क्या प्रयास कर रहा है? चीन ये कर रहा है जो आपकी जो फौज है वहां पर लगी रहे, उसके ऊपर सरहद पर बनी रहे, सीमा पर बनी रहे, अरुणाचल में भी वहां पर आए, आपको चुनौती दे रहा है, जिससे कि आप फोकस नहीं कर पाए अपनी इकोनॉमिक आर्थिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए। आपका जो भी काम है वो केवल अपनी यहां पर सुरक्षा करने में लगा रहे और अपने दक्षिण एशिया में, जिससे कि और आपका रोल है वो आप पूरी तरीके से नहीं कर पाए। तो ये संदेश तो उनको चला गया है, परंतु और संदेश तब भी गया है जब क्वाड की मीटिंग हुई 6 अक्टूबर को टोक्यो में, जहां पर हमने सभी चारों देशों ने बड़ी अच्छी तरीके से बोला है। और ये वाले जो हमारी अब मुलाकात हो रही है और जो हम यहां से काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से संदेश तो ये जाएगा। कहूंगा मैं ये, बॉल इज इन चाइनाज कोर्ट, परंतु चाइना इतना ज्यादा उसमें
अहंकार हो गया है, वो इतना मगरूर हो गया है, वो समझता है कि वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए एक आखिरी बात ये है, जी जी 2021 100 साल है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट। तो इस समय शी जिनपिंग कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे कि अपने देश को और पूरी दुनिया को बता पाए जो 100 साल में चीन ने कितनी तरक्की की है। ठीक है सर, इसलिए हमको बिल्कुल ठीक है सर। आखिरी सवाल विनोद जी आपके पास आना चाहूंगा। सर असल में हमने कई मौके पे कई कड़े संदेश दिए, लेकिन कई बार सर हमें क्या गलतफहमी हो जाती है या हम सही एनालिसिस नहीं कर पा रहे कि जो संदेश हम जिसको दे रहे हैं वो भी उसे उतनी ही तरीके से ले रहा है कि नहीं ले रहा है। चीन को देख के तो ऐसा नहीं लगता, वो तो सारे संदेश हवा में उड़ा रहा है। देखिए ऐसा है कि हम जिन बैसाखियों का सहारा लेते हैं, चाहे वो यूएनओ हो, आप ये देखिए लीग ऑफ नेशन पहले वर्ल्ड वॉर के बाद बनी, वो फेल हो गई। आपका यूएनओ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना, वो फेल हो गया। आपका WHO है, वो फेल हो चुका है। तो अब वो जमाना आ गया है या वो समय आ गया है जहां आपको अपने इंटरेस्ट को खुद टैकल करना पड़ेगा। कोई बाइलेटरल इश्यूज या कोई ट्राइलेटरल इश्यूज या कोई भी कंट्री है वो आपका साथ जब तक देगा जब तक उसके जो इंटरेस्ट है वो कायम रहते हैं। तो अब आप ये देखिए अमेरिका है, आप देखिए चाहे बारिशा का कोनी तारा का हो, जहां भी हो, जहां उनको ये लगता है कि हमें एक्शन लेना चाहिए वो लेते हैं और दुनिया में कोई आवाज नहीं उठती। हमने भी देखिए बालाकोट में एक्शन लिया और भी सर्जिकल स्ट्राइक्स की, किसी ने चू नहीं की। तो अब वो समय आ गया है कि हमें अपने हकों के लिए, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, खुद आवाज उठानी पड़ेगी। दूसरों का साथ मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें खुद लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी समस्या के समाधान के लिए खुद आगे आना होगा, मोर्चा संभालना होगा, दूसरों की बैसाखियों पर निर्भर नहीं होना है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, समय निकालने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चर्चा वही कि चीन आखिर किस तरह की कोशिश कर रहा है और उसकी कोशिशों पर किस तरह की नकेल कसी जा सकती है। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।